नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम बात करेंगे अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने की बहुत एक लंबी प्रक्रिया है। आज हम उस प्रक्रिया को जानेंगे। बहरहाल अमेरिका में जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं वह कब आयोजित किए जाते हैं? नवंबर के पहले मंगलवार को। लेकिन पहला मंगलवार अगर 1 नवंबर को पड़ेगा तो नहीं, नवंबर के पहले सोमवार के का मंगलवार, मतलब सोमवार 1 नवंबर को है तो 2 नवंबर को आयोजित किए जाएंगे। लेकिन अगर सोमवार 7 नवंबर को है तो 8 नवंबर को यह राष्ट्रपति का चुनाव वहां पर आयोजित किया जाता है। आज के हम पूरे वीडियो सेशन में यह जानेंगे और समझेंगे कि यह जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है इसमें उम्मीदवार कैसे तय किए जाते हैं, पार्टियां अपने उम्मीदवारों का चयन कैसे करती है, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है, वहां का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, इन पर हम बात करने वाले हैं। वीडियो को प्रारंभ करने के पहले अगर आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। आइए वीडियो सेशन के टाइटल को समझते हुए हम इसकी रूपरेखा को जानते हुए आगे बढ़ते हैं। वीडियो का टाइटल है कैसे चुना जाता है अमेरिका का राष्ट्रपति। अमेरिका का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है इस पर आइए हम बात कर लेते हैं। हम जानते हैं कि 2024 में अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं। 4 वर्षों का इनका कार्यकाल होता है और चुनाव के जो आंकड़े आ रहे हैं उसके आधार पर यह कह दिया गया है कि अमेरिका में अब पुनः दोबारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप निर्वाचित हो गए हैं, चुन लिए गए हैं। कमला हैरिस चुनाव हार गई हैं। तो राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है? तो राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 35 साल की उम्र जरूरी है। भारत में भी ऐसा ही होता है, अमेरिका में भी ऐसा ही है। राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए वह व्यक्ति जिनकी उम्र 35 वर्ष पूरी हो गई हो योग्य माना जाता है। वही शख्स योग्य होगा जो अमेरिका में कम से कम 14 साल तक रहा हो। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में आज से रह रहे हैं राष्ट्रपति को चुन, नहीं, 14 साल से रह रहे व्यक्ति को ही अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लायक समझा जाता है। जो या तो अमेरिका में पैदा हुआ हो या जिस शख्स के माता पिता अमेरिका के नागरिक हो, या तो अमेरिका में पैदा हुआ हो, 14 साल से रह रहा हो, या उसके माता पिता अमेरिका में के नागरिक हो और वह अमेरिका में पैदा हुआ हो, ऐसे माता पिता की संतान हो। नेचुरल बर्थ यूएस सिटीजन होना जरूरी है। शैक्षणिक योग्यता निहितार्थ नहीं है। नेचुरल बॉर्न मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? अमेरिका में पैदा होना जरूरी है। अमेरिका से अर्थ अमेरिका के 50 राज्यों से ही नहीं है। अमेरिका के कुछ ऐसे द्वीप हैं जो अमेरिका के नियंत्रण में है, अमेरिका में है, उनमें भी अगर कोई पैदा होता है तो भी अमेरिका का चुनाव, अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लायक होता है। उसी को नेचुरल बर्न कहते हैं। आपराधिक रिकॉर्ड इसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। आपराधिक छवि वाले, आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को भी अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की योग्यता में शामिल कर लिया जाता है। 2 टर्म, आप अधिकतम अमेरिका के 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। 1 टर्म का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, 2 टर्म का कार्यकाल 8 वर्ष का होता है। अब प्राइमरी और काकस क्या होता है, आइए इस पर बात करते हैं। प्राइमरी और काकस, इसको आप बहुत सुने होंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। सरकार को कैसे काम करना चाहिए इस बारे में हर किसी के अपने विचार हैं। बहुत से राष्ट्रपति हैं। जब राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला होता है तो 50 राज्य हैं, 50 राज्यों के लोग, उनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ें। तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना, उसके लिए एक विचार तय होना कि हम राष्ट्रपति बनेंगे तो ये हमारे विचार होंगे, हम अपने देश को इस तरीके से एक नई दिशा, एक नई ऊंचाइयों को छूने में मदद करेंगे। समान विचारों वाले लोग एक ही राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं। और ऐसा देखा जाता है कि जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात किया जाए, बहरहाल भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में अलग अलग विधाएं हैं। भारत में मान लीजिए कि जो भाजपा की विचारधारा से जुड़ा है, जो कम्युनिस्ट की विचारधारा से जुड़ा है, जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा है, तो सबके अपने अपने अलग अलग विचार होते हैं। तो वैसे ही एक विचारों के लोग एक पार्टी से जुड़े हुए होते हैं कि प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। मुख्य मतदान कार्यक्रम प्राइमरी और काकस। प्राइमरी और काकस में प्रतिनिधियों का चयन पार्टी के सदस्य चर्चा और मतदान की एक श्रृंखला के माध्यम से सर्वोत्तम उम्मीदवार का चयन कर लेते हैं। उसके बाद प्राइमरी में पार्टी के सदस्य सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार के लिए वोट करते हैं जो आम चुनाव में उनका प्रतिनिधित्व करेगा। यहां तक बात ये रही। अब उसके बाद जब चुन लिए जाते हैं उम्मीदवार जो उनका प्रतिनिधित्व करेगा तो क्या होता है? अब राष्ट्रीय सम्मेलन होता है जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। प्रत्येक पार्टी
अंतिम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चयन करने के लिए एक राष्ट्रपति सम्मेलन का आयोजन करती है। अब समझिए, प्राइमरी और काकस के द्वारा मान लीजिए कि अमेरिका में तो ढेर सारी पार्टियां हैं, लेकिन एक रिपब्लिक पार्टी है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। तो मान लीजिए कि रिपब्लिक पार्टी से 15 लोग हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी से भी 10 लोग हैं। तो अब इसमें बेहतर उम्मीदवार कौन है उसका चयन किया जाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए प्राइमरी और काकस के राज्य प्रतिनिधि अब अपने पसंदीदा उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे और सम्मेलनों के अंत में प्रत्येक पार्टी अंतिम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की आधिकारिक घोषणा कर देगा। अंतिम रूप से जितने राज्य हैं उनके द्वारा जो प्रतिनिधि चुने गए हैं वह मुख्य प्रतिनिधि को चुनेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कौन उम्मीदवार होगा। और जब चुन लिए जाएंगे पार्टियों के, तो चूंकि अमेरिका में तो ढेर सारी पार्टियां हैं लेकिन 2 ही पार्टियां हैं, तो 2 पार्टियों को वरीयता दी गई है और उन्हीं का पूरा इन्फ्लुएंस रहता है अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में। एक पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी और दूसरी है डेमोक्रेटिक पार्टी। तो अब अंतिम रूप से दोनों पार्टी के प्रत्याशियों का चयन हो जाता है, उम्मीदवारों का चयन हो जाता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा और रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार एक रनिंग मेट उपराष्ट्रपति भी चुनता है। अब देखिए, जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो जाएगा, मान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप हो गए, कमला हैरिस हो गई। कमला हैरिस वर्तमान में जो बाइडेन की उपराष्ट्रपति की रनिंग मेट है, अर्थात अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। तो जो ट्रंप हैं और जो कमला हैरिस हैं, दोनों लोग क्या चुने होंगे, एक उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार का नाम तय कर दिए होंगे। ये राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार होता है वही वहां पे उपराष्ट्रपति के नाम को तय करता है। यहां तक बात क्लियर है। निर्वाचक मंडल की, जिसको हम कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, प्रत्येक राज्य को कांग्रेस में उसके प्रतिनिधित्व के आधार पर एक निश्चित संख्या में निर्वाचक मिलते हैं। प्रत्येक राज्य को कांग्रेस में उसके प्रतिनिधित्व के आधार पर, उसका क्या रिप्रेजेंटेशन है उसके आधार पर क्या मिलता है, एक निर्वाचक मिलता है। प्रत्येक राज्य की नीति के अनुसार कुल 538 निर्वाचक चुने जाते हैं। आम चुनाव के बाद प्रत्येक निर्वाचन एक वोट डालता है। आम चुनाव हो जाएगा, 538 लोग हैं, प्रत्येक निर्वाचक एक वोट डालता है और जिस उम्मीदवार को आधे से ज्यादा वोट मिलते हैं वही चुनाव जीतता है। आइए हम बात करते हैं कि जो इलेक्टोरल मैप है उस पर हम बात करते हैं। ये अमेरिका के 50 स्टेट्स हैं। 50 स्टेट्स में हम बात करते हैं कि जो कैलिफोर्निया है, समझ लेते हैं कैसे कम वोट पाने वाला व्यक्ति भी कैसे चुनाव जीत जाता है, इस पर बात करते हैं। पिछली बार अगर आपने देखा तो जो डोनाल्ड ट्रंप थे, हम बात करेंगे 2016 के अमेरिकी चुनाव की, तो डोनाल्ड ट्रंप को कम वोट मिले थे लेकिन वह चुनाव जीत गए थे। कम वोट मतलब कम प्रतिशतता के वोट। तो उसका ये होता है कि जैसे यहां पर 54 लोग हैं, ठीक है, 54 मेंबर्स है इलेक्टोरल कॉलेज के, तो 54 है, तो 54 लोगों में से यह सपोज करिए कि 3 उम्मीदवार है। एक उम्मीदवार को 51% वोट मिलता है, मान लीजिए 52% मिलता है, एक को 20% मिलता है और एक को बाकी का 28% वोट मिल जाता है। लेकिन यह देखा जाता है कि अब यहाँ तो पूरी संख्या 54 ही है, लेकिन जिसको 50% से ज्यादा मत मिल जाता है उसी के पक्ष में यह 54 लोग चले जाते हैं। तो यह एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर होती है। मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज की बात करें तो अलास्का में 3 है, हवाई में 4 है, ऐसे ही जो मेन है हमारा क्या है, कैलिफोर्निया की बात कर लेते हैं, यहाँ सबसे ज्यादा न्यूयॉर्क में 28 है, उसके बाद टेक्सास में 40 हैं। ये लोग क्या करते हैं, तो कुछ न कुछ इस तरह के आंकड़े होते हैं कि जो यह मत है उनका ज्यादा प्रतिशत पूरा मत दे दिया जाता है। अब देखिए, 2 पार्टियां हैं मुख्यतः, एक रिपब्लिकन पार्टी और एक डेमोक्रेटिक पार्टी। तो आप बार बार सुने होंगे कि जो रिपब्लिकन पार्टी है वह जो रेड स्टेट्स हैं उन पर अपना ध्यान लगाती है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो ब्लू स्टेट्स हैं उन पर बात करते हैं, और पर्पल स्टेट्स के बारे में यह कहा जाता है कि यह स्टेट्स अगर मान लीजिए कि पिछली बार रिपब्लिकन पार्टी के साथ था तो अगली बार हो सकता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ चला जाए। लाल वाले हैं, यह रेड स्टेट में ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो रिपब्लिकन पार्टी है इनको ज्यादा वोट मिलता है, तो इसलिए जो रेड स्टेट होता है वहां पर रिपब्लिकन पार्टी अपने आप को जीता हुआ मानती है। वहीं अगर ब्लू स्टेट की बात की जाए, जो नीले रंग का ये जो स्टेट्स दिखाई दे रहा है, अमेरिका में कुल 50 स्टेट्स हैं, तो यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक पार्टी होती है इसको माना जाता है कि इसके वोट मतने हुए हैं। लेकिन इसमें जो पर्पल कलर दिखाई दे रहा है, ये पर्पल कलर जो आपको दिखाई दे रहे हैं इसको हम स्विंग स्टेट कहते हैं। तो स्विंग स्टेट
पर्पल स्टेट ऐसे स्टेट होते हैं जहां पर मतदाता एक तरफ नहीं होते हैं कि हम डेमोक्रेटिक को हरदम देते आए हैं तो डेमोक्रेटिक को देंगे, रिपब्लिक को वोट देते आए हैं तो रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार को वोट देंगे, वह कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। अब आइए बात करते हैं स्विंग स्टेट्स के चुनाव में क्या महत्व होता है। आप बात कर ही चुके हैं कि स्विंग स्टेट्स का इस चुनाव में बहुत बड़ा योगदान होने वाला है, तो आइए स्विंग स्टेट्स के महत्व को जानते हैं। तो ये जो 7 स्टेट्स हैं इसको स्विंग स्टेट्स कहा जाता है। उसमें नेवाडा है, अरिजोना है, विस्कॉन्सिन है, मिशिगन है, पेनिनसुला है, नॉर्थ कैरोलिना है और जॉर्जिया है। वे 7 स्टेट्स ऐसे हैं जिनको स्विंग स्टेट्स कहा जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 यह जो 7 स्टेट्स हैं इनको स्विंग स्टेट्स कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि इनके जो उम्मीदवार होते हैं, मतलब इनके जो वोट देने वाले इलेक्टोरल मेंबर्स होते हैं, वह किसी भी पार्टी को कभी भी वोट देते हैं। इनके वोट देने की निश्चितता और स्थिरता कभी नहीं रहती है। कभी यह डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के पक्ष में वोट दे देंगे तो कभी रिपब्लिक उम्मीदवार के पक्ष में वोट देंगे। तो यही आप टीवी और आंकड़ों में देखते होंगे कि स्विंग स्टेट्स मायने रखता है यूएस का प्रेसिडेंट कौन बनेगा। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, एक सीनेट और एक जो होता है जो यहाँ की वाशिंगटन डीसी, इसका अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, वहां के 3 सदस्य होते हैं। तो टोटल अगर सदस्यों की बात करें तो 435, 100 और 3 तो 538 लोग यह निश्चित करते हैं कि कौन अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। इसमें से आधे से ज्यादा मतलब 270 वोट जिसके पक्ष में होता है वही अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है। वही बात बताया जा रहा है कि 538 इलेक्टर हैं जो प्रतिनिधि सभा के 435 सदस्यों, 100 सीनेटरों और वाशिंगटन डीसी के 3 इलेक्टरल का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जीत के लिए जो जादुई संख्या है 270 इलेक्टोरल वोट है। निर्वाचक दिसंबर में मिलते हैं और अपने नागरिकों की इच्छा के अनुसार उस उम्मीदवार को वोट देते हैं जिससे अपने राज्य में लोकप्रिय वोट जीता हो। नागरिक जिसको अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं कि हम आपको प्रतिनिधि इसलिए चुनते हैं कि आप इसको वोट दीजिए। तो यही कहा जाता है कि जब इलेक्टोरल में चुनाव जीत जाते हैं तो ऐसा समझा जाता है कि वही आदमी अमेरिका का राष्ट्रपति हो गया। यदि कोई निर्वाचक नागरिक की पसंद के खिलाफ वोट करता है तो उन्हें विश्वासघाती निर्वाचक कहा जाता है। अब मान लीजिए कि ये कोई ए स्टेट है और ये कोई बी स्टेट है, ये रिपब्लिक पार्टी के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव डी को चुनता है और डी को चुनने के बाद यह रिप्रेजेंटेटिव डी अगर रिपब्लिकन पार्टी को वोट न देकर डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट दे दिया तो इसको हम क्या कहते हैं, विश्वासघाती निर्वाचक कहते हैं, फेथलेस इलेक्टर्स कहते हैं। ये जो फेथलेस इलेक्टर्स होते हैं उनके खिलाफ कुछ राज्यों में मुकदमा चलाने का भी प्रावधान कर दिया गया है। वोट्स को 25 दिसंबर तक सीनेट के अध्यक्ष जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है और आर्कविस्ट को प्राप्त हो जाने चाहिए। 25 को उपराष्ट्रपति कांग्रेस के संयुक्त सत्र में इलेक्टोरल कॉलेज वोटों की गिनती की अध्यक्षता करते हैं और परिणामों की घोषणा करते हैं, अर्थात अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनेगा इसकी घोषणा 6 जनवरी को होती है। 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह 20 जनवरी को आयोजित होता है। प्रत्येक नहीं, हर 4 वर्ष बाद 20 जनवरी को अमेरिका के नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होता है। यदि अब एक कंडीशन यह आती है कि यदि वोटों की बराबरी हो जाती है तो क्या होता है, तो ऐसी स्थिति 2 बार आई है, एक 1800 में और एक 1824 में। प्रतिनिधि सभा थॉमस जेफरसन और जॉन क्विंसी एडम्स। राज्यों और उनके मतदाताओं की मौजूदा संरचना को देखते हुए ऐसी स्थिति संभावना बहुत कम बनती है। बहरहाल ऐसी स्थिति आती है तो जितने स्टेट्स हैं उनको एक एक वोट दे दिया जाता है और वह अपना वोट देते हैं। हालांकि अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो अमेरिकी संविधान के अनुसार अनुच्छेद 2 और 12वें संविधान संशोधन के अनुसार चुनाव प्रतिनिधि सभा में चले जाएंगे जहां नवनिर्वाचित 435 सदस्य शपथ लेंगे और मतदान करेंगे कि राष्ट्रपति कौन बनेगा। सदन में राज्यों को दिए गए प्रतिनिधियों की संख्या के बावजूद प्रत्येक राज्य को 1 वोट मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, जितने राज्य हैं अमेरिका में 50 राज्य हैं तो 50 राज्यों में सभी प्रतिनिधियों को एक एक मतलब 50 वोट मिलता है और इसमें आधा से अधिक मतलब 26 वोट पाने वाले उम्मीदवार को राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। अब आइए एक ही बार में समझते हैं कि कैसे अमेरिका का राष्ट्रपति चुना जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। पहला क्या होता है,
यूएस कॉन्स्टिट्यूशनल और प्रेसिडेंशियल, उसके बाद नेचुरल बर्न होना चाहिए, मिनिमम 35 ईयर, और यूएस रेजिडेंस 14 साल इसका होना चाहिए। स्टेप 1 में क्या होता है, प्राइमरीज एंड कॉकस प्रणाली के द्वारा काम किया जाता है। उसके बाद स्टेप 2 में क्या होता है, नेशनल कन्वेंशन होता है। स्टेप 3 में क्या होता है, जनरल इलेक्शन की बात होती है। 4 में क्या होता है, इलेक्टोरल कॉलेज की बात होती है। और अमेरिका का राष्ट्रपति 538, जो वहां पर एक जादुई आंकड़ा है, इसमें से 270 पार लेने वाला व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, चुन लिया जाता है। ये रहा आज का पूरा सेगमेंट। वैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन चुके हैं, उनकी आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। उन्होंने अपनी जीत का ऐलान कर दिया है, ऐलानी भाषण भी दे दिए हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा उनको बधाइयाँ भी दी जा चुकी है। लेकिन हमने जाना कि अमेरिका में राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, क्या योग्यताएं हैं, क्या क्या होना चाहिए, कितने चरणों में, और कितनी लंबी प्रक्रिया है वहां पर राष्ट्रपति के चुने जाने की। ये रहा पूरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा? अगर आप हमारे चैनल इल्मिन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि जो भी वीडियोज है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।